हेलो गाइस, आज हम ओशिनो सीजन 2 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में अबिको मूवी देखने थिएटर गई थी, जिसकी टिकट एक्वा ने यूरिको के हाथों से भिजवाई थी। अब वो प्ले देखती है और स्टाफ वाली राइडा को जाकर बताती है उसने अबिको को थिएटर में देखा। राइडा कहता है उसे जल्दी से यहाँ लेकर आओ और रिफ्रेशमेंट दो। अबिको के आने के बाद वो उससे कहता है अगर आपको आना था तो मुझे बता देती, मैं आपको टिकट्स भिजवा देता। फिर वो प्ले के बारे में पूछता है उसे प्ले कैसा लगा। अबिको कहती है तो आजकल के प्ले ऐसे होते हैं जैसा मैंने सोचा था, ये उससे बिल्कुल अलग है, ये स्क्रिप्ट के लिए अच्छा रेफरेंस होगा। राइडा कहता है मांगा राइटर खुद स्क्रिप्ट लिख रही है, मेरे साथ साथ सभी कास्ट मेंबर भी आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तभी उसे एक्वा की बात याद आती है, सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हो, और वो फालतू की बातें छोड़कर मुद्दे पे आता है। वो कहता है मुझे आपके पब्लिशर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, नहीं तो वो मुझे आगे से कोई काम नहीं देंगे, और इसीलिए आप जैसी भी स्क्रिप्ट लिखोगी मैं उसमें चेंजेस किए बिना प्ले करवा सकता हूँ। और फिर वो उसे एक एग्जाम्पल देता है, जैसे एक जीनियस नॉवलिस्ट अगर फर्स्ट टाइम मांगा स्टोरी बोर्ड ड्रॉ करे तो वो क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सेम चीज स्क्रिप्ट के लिए भी अप्लाई होती है। आप मांगा में जीनियस हो पर आप अपने पहले अटेम्प्ट में ही एक ब्रिलियंट प्ले नहीं लिख सकती, और इसीलिए आपकी स्क्रिप्ट फ्लॉप हो सकती है। अबिको कहती है तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। राइडा कहता है हाँ, पर ये म्यूचुअल है, मैं गिन भी नहीं सकता, मैंने कितनी बार ऐसे मोल भाव किया है, ये मेरे अकेले का सवाल नहीं है। इस प्रोजेक्ट में 100 से ज्यादा लोगों की जॉब डिपेंड करती है। आपने अभी जो प्ले देखा उसकी स्क्रिप्ट भी गोवा ने ही लिखी थी, क्या आपको उसकी स्किल पे ट्रस्ट नहीं है? अबिको को यूरिको की बात याद आती है, मीडिया फ्रेंचाइजीज में टीम का होना जरूरी है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो तुम अकेले नहीं कर सकती। और अबिको उसे हाँ कर देती है, पर वो एक कंडीशन रखती है कि वो डायरेक्ट लाइन पे गोवा से बात करेगी, उनके बीच कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। राइडा मान जाता है, वो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ज्वाइन करवा देता है और सोचता है इससे या तो इन दोनों की बनने लगेगी या दोनों एक दूसरे से हेट करने लगेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है और कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही केसेस की बलि चढ़ चुके हैं, पर क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था तो वो इस गैम्बल पे दाव लगाता है। और अबिको और गोवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उन्हें कौन सी लाइन कट करनी है, कौन से सीन को इमोशन के लिए छोड़ना है और किस सीन पे वो मॉनिटर का अच्छा यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। अबिको कहती है मेरे में यही स्किल नहीं है। वो बताती है मैंने तुम्हारी लिखी स्क्रिप्ट का स्टेज प्ले देखा और मुझे बहुत पसंद आया। वो चाहती थी गोवा उसके लिए भी वैसी ही स्क्रिप्ट लिखे। गोवा कहता है पर इसके लिए बहुत सारे लाइंस को कट करना होगा। अबिको कहती है चलेगा, और एट दी एंड दोनों एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं। और राइडा को ये टेंशन हो रही थी कि जब दो क्रिएटर मिलते हैं तो उनका काम इतना इम्प्रेसिव होता है कि रिहर्सल के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, पर क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था तो उन्हें ये करना ही होगा। अब स्क्रिप्ट एक्टर्स के पास पहुंचती है और उस स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजों को रिवाइज करके एक्टिंग में चेंज कर दिया गया था। अकाने न्यू स्क्रिप्ट से बहुत खुश थी क्योंकि उसकी कैरेक्टर साया में जो चेंजेस हुए थे वो उसे पसंद आए थे, और काना भी बहुत खुश थी। वो कहती है इस स्क्रिप्ट के लिए हमें बहुत अच्छी एक्टिंग करनी होगी। हिमेकावा कहता है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लाला लाई के दूसरे एक्टर्स भी एक्टिंग में एफर्ट्स करने के लिए एक्साइटेड थे। बस एक मेल्टी था जिसके तोते उड़े हुए थे क्योंकि उसे भी अपनी एक्टिंग स्किल के लेवल का पता था, वो 2 वीक में इतना सब नहीं कर पाएगा। वो कहता है ऐसा काम एक्वा जैसे टैलेंटेड लोग बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से कर लेंगे, पर एक्वा कहता है ऐसा नहीं है। फिर रिहर्सल स्टार्ट होती है और एक सीन में जहां काने मर चुकी थी पर वो दोबारा जिंदा हो जाती है, वहां एक्वा को बहुत ज्यादा अच्छे इमोशन शो करने थे, पर क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो नहीं कर पा रहा था इसीलिए किंडाइची उसे रोक देता है। वो कहता है तुम्हें और ज्यादा इंटेंस इमोशन की जरूरत है, उसे ऐसे सीन्स में और ज्यादा इमोशन शो करना होगा। अकाने कहती है कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, ये तुम्हारा पहला प्ले है। तभी काना आकर कहती है उसे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। वो कहती है उसने कभी मेथड एक्टिंग नहीं करी है, वो अपने इमोशंस को जल्दी शो नहीं करता, इसीलिए एक्टिंग में भी इमोशन नहीं दिख रहा है। वो कहती है आज तक तुम बस दूसरों को कॉपी करते आए हो, जो तुम देखते हो तुम्हें बस वैसे ही कॉपी करना आता है, और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अकाने कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बहुत पता है। काना कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं एक्वा को यहाँ सबसे पहले से जानती हूँ, हम बचपन से दोस्त हैं, मैं उसके काम के पर्पस के लिए बनाई कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनकर काने का मुंह बन जाता है। एक्वा को पता था काना सही कह रही है। वो पूछता है वो रोने वाले एक्ट कैसे करती है। काना कहती है इमोशंस को ट्रिगर करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे इमेजिन करो तुम्हारी मॉम मर गई है, पर क्योंकि एक्वा को खुश दिखना था तो वो उसे कोई हैप्पी मेमोरी याद करने को कहती है। एक्वा अपनी आंखें बंद करके हैप्पी मेमोरीज को याद करने लगता है।
उसके चेहरे पे स्माइल आई थी कि एक परछाई उसके सामने आकर कहती है, तुम्हें हंसने का कोई हक नहीं है, भूलो मत तुम उसे बचा नहीं पाए। उसके ये हालुसिनेशंस उसे आई की डेथ की याद दिला देते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। सब उसके पास आकर पूछते हैं, वो ठीक तो है? वो कहता चक्कर आ गया था, मैं आराम करने जा रहा हूँ। और एक कास्ट मेंबर अकाने से कहता है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ रहो। अकाने पानी लेकर एक्वा के पास जाती है। वो सोचती है ये पैनिक अटैक है। वो उसे लेटने को कहती है और वो उसकी फैमिली को भी कॉल करने जा रही थी, पर एक्वा मना कर देता है क्योंकि रूबी ये सब भुलाकर आगे बढ़ रही थी और वो उसे बीती बातें याद नहीं दिलाना चाहता था। अकाने कहते पर किसी को तो बुलाना ही होगा जो तुम्हें ले जा सके। एक्वा कहता है ठीक है, तो मुझे ताइशी के पास ले चलो। अगले सीन में एक्वा ताइशी के घर पे सो रहा था और ताइशी अकाने से पूछता है, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? अकाने ब्लश करती हुई हाँ कहती है। ताइशी को लगता था काना उसकी गर्लफ्रेंड होगी, पर अब जब उसे पता चला कि अकाने उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे समझ आता है एक्वा उसके पीठ पीछे भी कुछ कारनामे कर रहा है जिसके बारे में उसे नहीं पता। फिर अकाने बिना बुलाए वहाँ आने के लिए माफी मांगती है। ताइशी कहता है कोई बात नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी सिचुएशन के बारे में जानता है और ये पहली बार नहीं है जब उसकी ऐसी हालत हुई है। अकाने कहते हैं उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ है। ताइशी कहता है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बहुत पहले उसके सामने बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था। वो जब भी उसे याद करता है उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। अकाने कहती है मतलब उसे साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक आते हैं। ताइशी कहता है हाँ, उसने इसके लिए काउंसलिंग सेशन भी लिए थे, पर वो अपनी फैमिली को चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने कहा वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है, पर अब लगता है वो इसे कभी नहीं भूल पाएगा और कुछ हद तक तो मुझे भी ये मेमोरी परेशान करती है। फिर वो ये कहकर कन्वर्सेशन खत्म कर देता है कि उसे काम है तो वो एक्वा का ध्यान रखने चली जाए। अब अकाने एक्वा के पास बैठी थी और एक्वा को आई की डेथ याद आती है। उसके खून की स्मेल, कैसे उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, ये सब उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। और ब्लैक शैडो आकर कहती है अगर तुम और सावधान होते, अगर तुमने उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ दांव पे लगाई होती। और वो आई का नाम बड़बड़ाने लगता है। अकाने सुन लेती है। वो सोचती है ये तो वही है जिसकी डेथ 14 इयर्स पहले हुई थी। एक्वा उसकी तारीफ करता था। वो सोचती है आई भी एक्वा की एजेंसी में ही थी और उसकी सिस्टर रूबी जो एक आइडल का काम कर रही है, उसने बीको माची को रिवाइव किया। दोनों के आई के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। वो आई से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को याद करती है और रियलाइज करती है कि एक्वा और अकाने ही आई के सीक्रेट चाइल्ड है। तभी एक्वा दोबारा से आई का नाम लेता है और उठता है। अकाने की आंखों में आंसू थे। एक्वा पूछता है वो रो क्यों रही है। वो कहती है मैंने कुछ स्केरी चीज इमेजिन कर ली और वो सच होने की पॉसिबिलिटी से मैं सैड हो गई। वो रोते हुए कहती है किसी को ना बता पाने पे कितना अकेलापन लगता होगा। वो उसे गले लगा के कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे दुख को बांटूंगी। एक्वा को समझ नहीं आता वो अचानक से ये सब क्या कह रही थी। अकाने कहती है कुछ नहीं, मैं बस कुछ सिनेरियोस को सोचकर बोल रही थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।